सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जेडीके, जेआरई, जेवीएम के बारे में। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था फीचर्स ऑफ जावा के बारे में, जहाँ पर एक फीचर था कि जावा जो है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटेड भी है। लेकिन ऐसा क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि सोर्स कोड जो होता है जावा का, वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। और ये काम कौन करता है? जावा सी कंपाइलर। इतना हमने देख लिया था। और जब ये जावा सी कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर रहा है इस सोर्स कोड को बाइट कोड में, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंपाइलेशन। क्या बोलते हैं? कंपाइलेशन प्रोसेस। और जब ये बाइट कोड कन्वर्ट हो रहा है मशीन कोड में, इसको कौन कर रहा है? ये कर रहा है जेवीएम इंटरप्रेटर। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस कन्वर्जन वाले प्रोसेस को बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर कंपाइलेशन का प्रोसेस भी हो रहा है जावा में और इंटरप्रिटेशन का प्रोसेस भी हो रहा है। यही रीज़न है कि जो जावा है वो कंपाइल्ड लैंग्वेज भी है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी है। समझ में आया? चलिए बात करेंगे कि जेडीके क्या है, जेआरई क्या है और जेवीएम क्या है। सबसे पहले चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको तीन बॉक्सेस दिखेंगे, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का और रेड कलर का। ये तीन बॉक्सेस बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेडीके, जेआरई और जेवीएम को। ये जो सबसे बड़ा वाला बॉक्स है ब्लू कलर का, ये है हमारा जेडीके। ये ग्रीन कलर वाला जो बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जेआरई को और ये रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है जेवीएम को। अभी इस फिगर को देख के आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि जेडीके जो है वो सबसे बड़ा है, उससे छोटा है जेआरई और उससे छोटा है जेवीएम। यानी कि सबसे बड़ा है जेडीके और सबसे छोटा है जेवीएम। समझ में आया? अब आपको एक चीज और पता लग रही होगी कि जो जेडीके है उसके अंदर क्या चीज, जो जेडीके है उसके अंदर है जेआरई और जेआरई के अंदर है जेवीएम। या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो जेवीएम है, ये जो जेवीएम है ये हिस्सा है जेआरई का। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जेवीएम जो है वो हिस्सा है जेडीके का। बोल सकता हूँ मैं? हाँ, बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगा जरा, सॉरी। तो ये देखिए, मैं यहाँ बोल सकता हूँ इनके बीच का रिलेशन कि जो जेडीके है सबसे बड़ा है, जेडीके ये सबसे बड़ा है, जेडीके सबसे बड़ा। फिर आता हमारा जेआरई। अभी मैं इन तीनों टर्म्स को आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी हम पहले रिलेशन देख ले रहे हैं तीनों में। और जेवीएम, तो जेडीके सबसे बड़ा, फिर जेआरई और लास्ट में जेवीएम। ठीक है, यानी एक चीज पता लग गई, एक चीज नहीं दो चीजें पता लग गई। पहली चीज कि जेडीके सबसे बड़ा है, उससे छोटा जेआरई, उससे छोटा जेवीएम। अगली चीज कि जेडीके के अंदर आता है जेआरई और जेआरई के अंदर आता है जेवीएम। ठीक है, यानी अगर मैं जेडीके केवल डाउनलोड कर लूंगा, क्या चीज मैंने बोला, अगर मैं जेडीके डाउनलोड कर लूंगा तो मेरे पास जेआरई और जेवीएम अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं इस जेडीके के अंदर ही हैं ये दोनों चीजें। समझ में आया? अब सबसे पहले बात करते हैं जेडीके क्या चीज है। जेडीके की फुल फॉर्म होती है जावा डेवलपमेंट किट। क्या चीज? जेडीके जावा डेवलपमेंट किट, एक ऐसी किट जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं और इसके अंदर जेआरई भी होता है। जेडीके के अंदर जेआरई भी होता है और बहुत सारे टूल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं जब हम जावा प्रोग्रामिंग करेंगे। तो वहाँ पर जब आप जावा के प्रोग्राम्स वगैरह बनाएंगे, तो अगर हमें जावा के प्रोग्राम्स डेवलप करने हैं, उन्हें रन करना है, एग्जीक्यूट वगैरह करना है, तो जेडीके की नीड पड़ेगी, उन टूल्स की नीड पड़ेगी अगर हमें अपने सिस्टम पे जो जावा के प्रोग्राम्स वगैरह हैं उनको डेवलप करना है और रन करना है। तो समझ में आया जेडीके क्यों ज़रूरी है? तो आपको अपने सिस्टम पे अगर जावा की कोडिंग करनी है, जावा प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको जेडीके जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। और जब आप जेडीके डाउनलोड कर लोगे तो आपके सिस्टम में ऑलरेडी जेआरई और जेवीएम अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस जेडीके के अंदर ही जेआरई भी है और जेवीएम भी है। चलिए, अब मैंने बोला कि जेडीके के अंदर बहुत एक किट है, मतलब बेसिकली जेडीके क्या है, एक किट है जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। तो वो टूल्स कौन कौन से हैं? इस जेडीके के अंदर सबसे पहली चीज जो है वो है कंपाइलर। क्या चीज?
कंपाइलर। और कंपाइलर के बारे में हमने देख लिया है कि जो कंपाइलर है वो बेसिकली सोर्स कोड को कन्वर्ट कर रहा है बाइट कोड में, ये हमने देखा था। और हमारे कंपाइलर का जो नाम है वो भी हमने देख रखा है, वो है जावा सी। तो हम बोल सकते हैं कि जेडीके के अंदर है जावा सी कंपाइलर, जावा सी कंपाइलर, जावा सी कंपाइलर है इसके अंदर जेडीके के अंदर। अगली चीज जो इसके अंदर है वो है डिबगर। अभी मैं इन टर्म्स का आपको मतलब भी बताऊंगा, थोड़ा वेट करिएगा। डिबगर की डिबगर क्या है? देखिए कंपाइलर के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बट मैं फिर भी आपको बताऊंगा अभी कंपाइलर क्या होता है, डिबगर क्या होता है। और एक और चीज होती है इसके अंदर जिसको बोलेंगे हम आर्काइवर। क्या बोलेंगे हम? आर्काइवर। एक थोड़ी मैंने स्पेस दे दी है हल्की सी ऊपर, इस वजह से क्योंकि मुझे इस आर्काइवर का नाम लिखना है। आर्काइवर, आप इसको आर्काइवर बोल सकते हैं, आप इसको एरचाइवर बोल सकते हैं, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, जैसा आपको ठीक लगे। आर्काइवर, ठीक है। आर्काइवर। इस आर्काइवर का एक नाम है जो है जैर। क्या चीज? जैर या फिर जार, जो भी बोलो आप। जैर आर्काइवर या फिर जार आर्काइवर, जो भी आप बोले। ये तीन चीजें हैं इसके अंदर, जेडीके के अंदर, जावा सी कंपाइलर, डिबगर, जार आर्काइवर और जेआरई। ये चीजें हैं इसके अंदर। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मेन मेन आपको बता दी मैंने। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेआरई के बारे में अभी हम देखेंगे पूरा डिटेल में। सबसे पहले जावासी कंपाइलर के बारे में देखते हैं। देखिए जावासी कंपाइलर मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है, एक कन्वर्टर की तरह काम करता है, आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, है ना। डिबगर क्या है? डिबगर को आप ऐसा समझिए, ज़्यादा बेटर आपको तब समझ में आएगा जब मैं आपको प्रैक्टिकल वे में प्रोग्राम्स जब बनाऊंगा ना, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा डिबगर का मतलब। वहाँ पर मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करवाऊंगा डिबगिंग को, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका एक प्रोग्राम है जावा का, जिसमें 100 लाइन के कोड है, 100 लाइन का कोड है, ठीक है। अब मान लो आप चाहते हो कि जो 20वीं लाइन है और 30वीं लाइन है, मतलब 20th लाइन और 30th जो लाइन है, आप चाहते हो केवल उस पोर्शन में अपने कोड को चेक करना कि मेरा जो प्रोग्राम है उसकी 20 लाइन से लेके 30th जो लाइन है, इस बीच का जो मुझे कोड है वो टेस्ट करना है, मुझे चेक करना है कि मेरी जो गलती है कहीं इस हिस्से में तो नहीं आ रही, क्योंकि मेरे कोड का जो प्रोग्राम है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ये है। मान लीजिए आप अगर किस मतलब आपके प्रोग्राम का अगर आप कोई हिस्सा चेक करना चाहते हो, उसको टेस्ट करना चाहते हो, तो आप डिबगर की मदद से कर सकते हो। समझ में आया? मेंटेन हो जाता है आपका कोड। अगली चीज है आर्काइवर, और आर्काइवर का नाम है जार आर्काइवर, ठीक है। अब आर्काइवर क्या करता है? होता यह है कि जब आप जावा की प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो तो बहुत सारी फाइल्स वगैरह डिलीट होती हैं, आर्काइव होती हैं। तो हो जैर आर्काइवर करता क्या है कि उन सभी डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को कंटेन करता है और एक सिंगल फाइल में कन्वर्ट करता है उस आर्काइवर में। समझ में आया? तो आई होप कि आपको जेडीके का मतलब समझ में आ गया होगा, जेडीके के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और जेडीके हमें क्यों चाहिए। अब बात करते हैं जेआरई की, कि जेआरई क्या चीज है। चलिए, जेआरई पे जाने से पहले अगर हम नोट्स पे अपने चले थोड़ा, ताकि हमें थोड़ा आइडिया लगे जेडीके के बारे में। और चलिए, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट कंटेन्स जेआरई प्लस वेरियस डेवलपमेंट टूल्स। बहुत सारे टूल्स होते हैं, जेआरई होता है, ठीक है। कंटेन्स जावासी कंपाइलर, डिबगर, जैर आर्काइवर, ये भी हमने देख लिया। नीडेड टू डेवलप एंड रन जावा प्रोग्राम्स। क्यों चाहिए हमें जेडीके? जेडीके इस वजह से चाहिए ताकि हम अपने सिस्टम पे जावा प्रोग्राम्स डेवलप कर सके, रन कर सके, ठीक है। चलिए, जेडीके हमने देख लिया। अब बात आती है जेआरई की। जेआरई क्या चीज है? तो मैं यहां से इन चीजों को हटा दूंगा, बात करेंगे कि जेआरई क्या है। चलिए, जेआरई की जो फुल फॉर्म है वो है जावा रन टाइम एनवायरमेंट। जावा रन टाइम एनवायरमेंट, इतना हमें पता लग गया कि जेआरई जो होता है वो जेडीके के अंदर होता है। हाँ, अभी ये जेआरई क्यों चाहिए हमें? सबसे पहली चीज, क्यों चाहिए जेआरई?
JRE हमें इस वजह से चाहिए क्योंकि यही वो चीज़ होती है जिसकी बदौलत जो हमारा जावा प्रोग्राम है वो रन होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब बेसिकली यही वो हिस्सा है JDK का जो हमें वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है सो दैट हमारा जो जावा प्रोग्राम है वो रन हो जाए, एग्जीक्यूट हो पाए। समझ में आया? और समझाता हूँ। इसको ऐसा समझिए, हम जो बोल रहे हैं कि JDK को, कि हमारे सिस्टम पे JDK डाउनलोड होना चाहिए तभी हम अपने सिस्टम पे डेवलप कर सकेंगे जावा प्रोग्राम्स और रन कर सकेंगे। तो जो जावा प्रोग्राम्स हमारे रन हो पा रहे हैं वो किसकी बदौलत हो पा रहे हैं? वो इस वजह से हो पा रहे हैं क्योंकि JDK के अंदर JRE है, और JRE वो चीज़ प्रोवाइड करता है, वो इन्वायरमेंट देता है सो दैट हमारे जावा प्रोग्राम्स रन हो सके। तो ये समझ में आया? JRE को आप ऐसा समझो कि एक फोल्डर है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, उन फाइल्स में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि JRE के अंदर क्या क्या आता है? JRE के अंदर आता है हमारा JVM, सबसे पहली चीज़। JVM के बारे में अभी हम डिटेल में देखेंगे। और क्या क्या आता है JRE के अंदर? JRE के अंदर अगली चीज़ जो आती है वो आती है हमारी, हाँ, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि JRE जो है वो बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है सो दैट हमारे जावा प्रोग्राम्स क्या हो पाए, रन हो पाए, ठीक है, एग्जीक्यूट हो पाए, सो दैट हमें वो डिजायर्ड आउटपुट मिल पाए। तो इस JRE के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि JVM आता है। और क्या आता है? बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं हमारी, क्या जी, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं हमारी JRE के अंडर। अब ये लाइब्रेरीज क्या चीज़ें हैं हम उसको देखेंगे अभी, जो हम यूज़ करेंगे। उसके बाद और क्या चीज़ें होती हैं भाई? GUI से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं ना वो हमारे JRE के अंदर होते हैं। अब ये GUI क्या है इसको भी देखेंगे अभी। इससे रिलेटेड जो टूल्स होते हैं वो भी हमारे JRE के अंदर होते हैं, और डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं ना वो भी हमारे JRE के अंदर होते हैं। डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय, इससे रिलेटेड जो टूल्स होते हैं वो भी हमारे JRE के अंडर होते हैं। चलिए बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया JRE क्यों ज़रूरी है ये समझ में आ गया। JRE के अंदर क्या क्या होता है? JVM होता है, लाइब्रेरीज होती हैं, GUI से रिलेटेड टूल्स होते हैं, और डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड टूल्स होते हैं। सबसे पहली चीज़ की लाइब्रेरीज क्या चीज़ है? लाइब्रेरीज को आप ऐसे समझो कि जब आप एक बड़ा एप्लीकेशन बनाते हो ना तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो होता यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आप शुरू से लेके, स्क्रैच से लेके आप उनको इम्प्लीमेंट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो आप क्या चाहोगे कि आप उसको स्क्रैच से उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट ना करो, बल्कि आपको कोई रेडीमेड चीज़ मिल जाए। समझ में आया? मतलब मान लीजिए लाइब्रेरीज में क्या होता है ना, बहुत सारी लाइब्रेरीज ऐसी हैं जिसके अंदर जो किसी और ने कोड लिख रखा है हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं सो दैट हमारा जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा जल्दी बन पाए और हमें वो टाइम उतना ना लगे जो जिसने पहले बनाया होगा उसको ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा होगा। तो अगर हम उसके चीज़ों को यूज़ करके हम अपने प्रोग्राम्स को बेटर कर पाएँ और अपने एप्लीकेशन थोड़ा जल्दी बना पाएँ। इसको ऐसे समझिए कि मोबाइल कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, बेसिकली उन्होंने एक मोबाइल बनाया। देखिए ये तो आप जानते हैं मोबाइल कंपनीज मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ फ़ोन्स बनाती हैं। तो क्या वो हर फ़ोन को स्क्रैच से लेके एडवांस तक पूरा बनाएंगी? नहीं, ये नहीं होता। होता क्या है कि आपने, वो कंपनीज क्या करती हैं, एक बार उन्होंने एक डिज़ाइन को स्क्रैच से लेके एडवांस तक पूरा बना लिया, अब वो क्या करते हैं उसी एक डिज़ाइन को लेकर उस एक डिज़ाइन को यूज़ करेंगे बाकी मिलियंस ऑफ फोन्स में, और उसको रेडीमेड तरीके से यूज़ करके सो दैट जो बाकी जो फ़ोन बनेंगे ना उसमें उतना टाइम ना लगे। उस एक फ़ोन में जो टाइम लगना वो तो लगेगा, लेकिन जो बाकी वो लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ फोन्स बनेंगे उसमें वो बाकी टाइम ना लगे। इस वजह से वो क्या करते हैं, वो जो एक फ़ोन उन्होंने डिज़ाइन किया था ना उस फ़ोन का रेफरेंस यूज़ करते हैं, उस फ़ोन को यूज़ करते हैं, उसका डिज़ाइन यूज़ करते हैं। समझ में आया? इसी वजह से देखिए, अगर वो हर फ़ोन को ऐसे मिलियंस ऑफ फोन्स बनाएंगे तो अगर वो हर फ़ोन को ऐसे टाइम मतलब अगर स्क्रैच से बनाएंगे तो हो गया उनका बिजनेस। ऐसा नहीं होता ना। तो वो क्या करते हैं, जो चीज़ें उन्होंने बना रखी हैं ऑलरेडी पहले से है उसको यूज़ करते हैं। वही इस उसको इस लाइब्रेरीज को ना उसी तरीके से समझो, ठीक है। अगली चीज़ क्या है? GUI।
GUI से रिलेटेड टूल्स होते हैं। GUI की फुल फॉर्म होगी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से रिलेटेड जो भी टूल्स हैं, मतलब ऐसा समझिए आप जैसे ये देख रहे हैं अपनी आपकी स्क्रीन पे कुछ आ रहा होगा, ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा, व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ ये JDK लिखा हुआ है, JRE लिखा हुआ है, आप इस स्क्रीन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, यही होता है GUI। या फिर और आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, मान लीजिए मैं ये एक एप्लीकेशन खोलता हूँ, ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये स्पॉटिफाई है, और स्पॉटिफाई के इस सॉफ्टवेयर पे आपको ये जो भी चीज़ें दिख रही है ना, ये आइकन्स वगैरह, ये फोटो वगैरह, या फिर ये जो सिंबल्स वगैरह, यहाँ से आप म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस UI, मतलब जिससे यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर सके। ठीक है, तो ये अगर हमें जावा के अंदर ये GUI से रिलेटेड कंटेंट बनाना है, एप्लीकेशन बनाना है, तो हम GUI से रिलेटेड जो टूल्स की नीड पड़ेगी वो कहाँ पर होंगे, वो JRE के अंदर होंगे। समझ में आया? आ रहा भैया? चलिए, अगली चीज़ है डिप्लॉयमेंट टूल्स। मतलब डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड मतलब आपको समझाता हूँ, ऐसा समझिए आप जो एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे ना, आप चाहते हैं, जो प्रोग्रामर वो डेवलपर जो है वो यही चाहता है कि भाई मेरा जो एप्लीकेशन है वो इंटरनेट पे एक्सेस कर पाए लोग। मान लीजिए किसी किसी डेवलपर ने वेबसाइट बनाई या एप्लीकेशन बनाया, मोबाइल एप्लीकेशन, तो वो चाहता है ना कि जो लोग हैं उसको एक्सेस कर पाए। हाँ भैया, तो वो उसके लिए क्या चाहेगा कि उसका जो ये एप्लीकेशन है ना वो डिप्लॉय हो पाए, और डिप्लॉय करने के लिए बहुत सारे टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो जो टूल्स हैं वो कहाँ पर हैं, डिप्लॉयमेंट टूल्स, वो प्रेजेंट है इस JRE के अंदर। समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, अब JRE के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं नोट्स में। JRE यानी कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट कंटेन्स JVM, वेरियस लाइब्रेरीज, डिप्लॉयमेंट टूल्स, GUI टूल किट एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं नीडेड टू रन एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम्स। अगर हमें जावा प्रोग्राम्स को रन करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए JRE की नीड पड़ेगी। प्रोवाइड्स इन्वायरमेंट टू रन एंड एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम्स। आई होप कि आपको JRE का मतलब समझ में आ गया होगा, क्या होता है JRE के अंदर। अब अगली चीज़ है JVM, कि JVM क्या चीज़ है, ये इसके बारे में देखते हैं अभी। देखिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं देखिए बहुत कंसाइज वे में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो जावा सिखा दूँ जो मैंने बड़ी डिफ़िकल्टी से सीखी है। चलिए, JVM, JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। क्या? जावा वर्चुअल मशीन, एक ऐसी मशीन, एक ऐसा इंटरप्रेटर जो बेसिकली करता क्या है, ये हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। हमने देखा था वर्किंग में कि जो, ये देखिए मैं दिखाता हूँ मैं आपको, वर्किंग में हमने देखा कि JVM क्या करता है, हमारे बाइट कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में, है ना। JVM, तो इसको बोल सकते हैं ये इंटरप्रेटर है एक तरीके का, या हम बोलें एक मशीन है JVM, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन जो बेसिकली कर क्या रही है, कन्वर्ट कर रही है बाइट कोड को मशीन कोड में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब इस JVM के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। JVM का रोल जो है ना जावा के अंदर बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ कि JVM के अंदर होता है क्लास लोडर, क्लास लोडर। अगली चीज़ जो है इसके अंदर वो है बाइट कोड वेरीफायर। और ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं ये आपको सीक्वेंस में बता रहा हूँ, मतलब कि सबसे पहले ये होता है, फिर ये होता है बाइट कोड वेरीफायर, इसके बाद आता है हमारा इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर। ठीक है, चलिए, अगली चीज है JIT। क्या अगली चीज है? JIT। और एक लास्ट चीज है गार्बेज कलेक्टर। ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो JVM के अंदर होती हैं। एक एक चीज को अभी डिटेल में बात करते हैं। चलिए, सबसे पहली चीज क्लास लोडर।
इसका मतलब क्या है? क्लास लोडर बेसिकली होता यह है कि जब आप जावा के प्रोग्राम्स बनाओगे ना, जब कोडिंग वगैरह करोगे तो वहां पर आप बहुत सारी क्लासेस बनाओगे। तो वो क्लासेस जो होती है ना, जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो वो जो क्लासेस है, मल्टीपल क्लासेस, वो किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में लोड होती हैं जेवीएम के अंदर, वो बेसिकली क्लास लोडर करता है। उस काम को कौन हैंडल करता है? क्लास लोडर। मान लीजिए आपने 4 क्लासेस बनाई उस प्रोग्राम में, तो वो 4 फाइल्स किस सीक्वेंस में जेवीएम के अंदर जाएंगी, फिर एग्जीक्यूट होंगी, उसको कौन हैंडल करता है? क्लास लोडर। ठीक है। अगली चीज है बाइट कोड वेरीफायर। नाम से पता लग रहा होगा यहाँ पर क्या होता है, आपका जो बाइट कोड है वो वेरीफाई होता है, चेक होता है कि क्या ये बाइट कोड जो है कन्वर्ट हुआ है सोर्स कोड से, क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। अगर ये करेक्ट है तो आगे के प्रोसेसेस होंगे, अगर नहीं होगा तो आपको एरर मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अगली चीज है इंटरप्रेटर। ये क्या चीज है? इंटरप्रेटर को आप ऐसे समझिए कि हाँ, जेवीएम जो है वो आपका बाइट कोड कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में, तो बेसिकली ये करता कौन है? इंटरप्रेटर ही करता है। ठीक है, लेकिन होता यह है कि जब जो इंटरप्रेटर है वो कन्वर्जन जब कर रहा होता है तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो, मान लीजिए होता यह है कि जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मल्टीपल टाइम्स आ रही हैं। मान लीजिए एक लाइन ऐसी है जो 4 बार आ रही है, तो होता यह है कि अगर इंटरप्रेटर अगर उस चीज को कन्वर्ट करेगा तो उसे उन 4 लाइनों को 4 बार करना पड़ेगा। समझ में आया? इंटरप्रेटर उन लाइनों को एग्जीक्यूट जब करेगा, कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, तो उसको वो चारों लाइनें, जबकि उस भले ही सेम हो, उसको वो चारों बार कन्वर्ट करनी पड़ेंगी, है ना। लेकिन उस तो जिससे होता यह है कि जो इंटरप्रेटर होता है वो ज़्यादा टाइम ले लेता है। क्या? टाइम कंज्यूमिंग होता है, या हम बोल सकते हैं ये थोड़ा स्लो होता है। इसी की बेटरमेंट के लिए जेवीएम के अंदर एक चीज होती है जिसे हम बोलेंगे जेआईटी, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, काम ये भी वही करता है कि बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये फास्ट तरीके से कर रहा है। मतलब होता यह है कि बेसिकली काम तो इंटरप्रेटर ही कर रहा है, उस कन्वर्जन को इंटरप्रेटर ही करता है, लेकिन मान लीजिए कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई कि भाई कोई चीज़ रिपीट कर रही है, तो वहाँ पर हमारा इंटरप्रेटर काम नहीं करता, उस केस में हमारा जेआईटी काम करता है। जेआईटी क्या करता है? उस एक चीज़ को, अगर एक चीज़ जो है वो 4 बार आ रही है तो उस एक चीज़ को 4 बार एग्जीक्यूट ना करके उस एक चीज़ को कन्वर्ट करके सेव कर लेगा, और उन 4 बार अगर वो चीज़ यूज़ हो रही है तो वो बार बार उसको कन्वर्ट नहीं करेगा, उस जो सेव किया उसने उससे रिलेटेड डेटा उसको यूज़ करके डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा बोलूंगा, इंटरप्रेटर क्या करता है, आपका बाइट कोड में मान लीजिए 4 लाइनें हैं और वो चारों लाइनें सेम है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, जब कन्वर्ट कर रहा है बाइट कोड को मशीन कोड में, तो वो हर लाइन को एक एक करके एग्जीक्यूट करेगा। मान लीजिए पहली लाइन को एग्जीक्यूट किया, कन्वर्ट किया, फिर दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट किया, कन्वर्ट किया, फिर तीसरी लाइन को एग्जीक्यूट किया, कन्वर्ट किया, इसी तरीके से चौथी लाइन कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इंटरप्रेटर जो होता है हमारा वो स्लो होता है। इसी के बेटरमेंट के लिए जेवीएम के अंदर होता है जेआईटी, यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये क्या करता है, मान लीजिए एक ही चीज़ है 4 बार आ रही है, तो करता यह है कि एक बार उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया, उससे रिलेटेड जो डेटा है उसको सेव कर दिया। अब अगर उससे रिलेटेड आगे कोई चीज़ आ रही होगी, अगर वही चीज़ आगे यूज़ हो रही होगी, तो वो उस चीज़ को दोबारा एग्जीक्यूट ना करके उससे रिलेटेड जो डेटा उसने सेव किया उसको यूज़ करके डायरेक्ट कन्वर्ट कर देगा। इससे टाइम बचता है। इसी वजह से जेआईटी जो है वो बेटर होता है इन कंपैरिजन टू इंटरप्रेटर इन टर्म्स ऑफ स्पीड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जेआईटी और इंटरप्रेटर का मतलब। मैंने बहुत ही ज़्यादा लेमन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए अगली चीज़ क्या है, गार्बेज कलेक्टर। देखिए गार्बेज कलेक्टर का मैंने आपको एक ओवरव्यू पहले भी दिया था कि गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, मेमोरी मैनेजमेंट को हैंडल करता है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है यहाँ पर जावा में, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है जावा में। प्रोग्रामर को उससे कोई चिंता नहीं करनी है मेमोरी मैनेजमेंट की, जावा अपने आप इस चीज़ को हैंडल करता है। किसके द्वारा? गार्बेज कलेक्टर के द्वारा। ये कहाँ पर होता है? जेवीएम के अंदर। तो आई होप कि आपको जेवीएम का समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए नोट्स पे चलते हैं और जेवीएम को और थोड़ा अच्छे से सीख लेते हैं। जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, contains JIT plus interpreter plus class loader plus bytecode verifier plus garbage collector etc. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट एग्जीक्यूट्स जावा कोड लाइन बाय लाइन, मतलब आपका जो जावा कोड है ना उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है।
यही मैं आपको समझा रहा था कि जो इंटरप्रेटर होता है वो जावा का कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि जावा का जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या बोलेंगे, जेवीएम इंटरप्रेटर, ठीक है। अगली चीज, जेवीएम क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन और अ जावा इंटरप्रेटर दैट कन्वर्ट्स बाइट कोड टू मशीन कोड। एक ऐसी मशीन या फिर एक ऐसा इंटरप्रेटर जो बेसिकली कन्वर्ट कर रहा है बाइट कोड को मशीन कोड में, देख लिया हमने। अगला पॉइंट है कि डिफरेंट फॉर ईच मशीन, मतलब हर सिस्टम के लिए, हर कंप्यूटर के लिए, हर मशीन के लिए जो हमारा जेवीएम होता है वो अलग अलग होता है। मतलब इसको ऐसे समझो, हमने ऑलरेडी देखा था कि जब आप जेडीके डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो आपका जेआरई और जेवीएम अपने आप होता है, ऑटोमेटिक हो जाएगा डाउनलोड। और जेडीके जो है वो आप हर सिस्टम के लिए अलग अलग करोगे, है ना। सॉफ्टवेयर जो है वो हर एप्लीकेशन हर सिस्टम के लिए अलग अलग डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप जेडीके अलग अलग करोगे, यानी हर सिस्टम के लिए जो जेवीएम होगा वो अलग अलग होगा। तो डिफरेंट फॉर ईच मशीन, यही लिखा है। अब आपको एक और, बाइट कोड और जेवीएम में मैंने आपको रिलेशन बताया होगा कि बाइट कोड जो होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन वो जेवीएम पे डिपेंड करता है, और जेवीएम जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है ना। लेकिन जावा कैसी लैंग्वेज है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, और बाइट कोड जेवीएम डिपेंडेंट। आई होप कि आपको जो मैंने आपको मतलब बताया, लाइंस बोली हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। अगली चीज कि वी नीड टू डाउनलोड जेडीके एंड इंस्टॉल इट ऑन आवर सिस्टम, ओनली देन वी कैन रन जावा प्रोग्राम्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगली चीज जो है वो है आईडीई। आईडीई क्या है, आईडी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है जहाँ पर एक ही जगह पर आप अपना कोड लिख सकते हो, एडिट वगैरह कर सकते हो, जो भी चेंजेस वगैरह आपको कोड में करने हैं वो कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो अपना कोड, रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो आपको उस एक सॉफ्टवेयर पर ही मिल जाएगा, एक ही स्क्रीन पर मिल जाएगा, एक एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। यही फ़ायदा है आईडीई को यूज़ करने का, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बहुत सारी फेमस आईडीज़ हैं जैसे कि वीएस कोड, इंटेलिज आइडिया, एक्लिप्स, नेट बीन्स एक्सेट्रा, जो जावा के लिए पॉपुलरली यूज़ होती हैं। लेकिन इस सीरीज़ में हम यूज़ करेंगे वीएस कोड, और आपको वीएस कोड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इस सीरीज़ में, ठीक है। आई होप कि आपको आज का जो डिस्कशन हमने किया है जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बीच में, वो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। ये पहला असाइनमेंट है। देखिए, मैंने अभी तक जो आपको चीज़ें बताई हैं ना, इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, इन्हीं नोट्स को यूज़ कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, इन नोट्स को रेफरेंस लेके इन चीज़ों को समझ लिया होगा, अगर आपने वीडियोस लेक्चर को देख लिया होगा। अब आपको करना ये है, आप गूगल पे जाएं और सर्च करें इन टॉपिक्स को, और इनसे रिलेटेड जितना आपको समझ में आ रहा है इन नोट्स को आपको पढ़ना है। और आपको जो डॉक्यूमेंटेशन है इनसे रिलेटेड गूगल पे जाके वो पढ़नी है, और कनेक्ट करो आप चीज़ों को, और देखो कि कितना आप मतलब कितना रिलेट कर पा रहे हो अपने आप को, ठीक है। और आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ेगी। तो आपको असाइनमेंट दे दिया, बेसिकली जो जो टॉपिक्स मैंने अभी तक आपको पढ़ा दिए वो आपको डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेट पे जाके आर्टिकल्स पढ़ने, और आपको जो नॉलेज है अपनी वो इन टॉपिक्स पे बढ़ानी है, ठीक है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।